सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमन आनंद है। 67 बीपीएससी में रैंक 1 आया मेरा। इससे पहले पहले वीडियो था मधुबनी में, वहाँ लगभग 1 साल मैंने काम किया है और अभी मैं हाजीपुर में एज सीनियर डायरेक्टर हूँ। तो जैसा प्रियेश जी ने बताया कि लंबा सफ़र था मेरा ये, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 4 साल लग गया है, 4-5 साल लग गया था। लगभग कॉलेज के ही मैं आपके एज का ही था, 3rd ईयर 4th ईयर की बात होगी। तब मैंने सोचा था कि नहीं अब थोड़ा तैयारी करते हैं एग्जाम का। तो फिर तब मैंने तैयारी शुरू की थी। 2018 की बात होगी, 18 की बात होगी। और फिर 2022 आते आते इतना लंबा समय हो गया रिजल्ट आने में। तो देखिए ज़िंदगी में यही होता है, ऐसा नहीं है कि सफलता आपको तुरंत मिलेगा। 4 साल मेहनत करने के बाद, कम से कम 20 एग्जाम फेल करने के बाद ये एग्ज़ाम मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है। तो आप लोग का भी कंपोजिशन क्या है, मतलब लास्ट ईयर से कौन है, 4th ईयर से, 3rd ईयर से, 1st ईयर, 2nd ईयर। तो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट सेकेंड वाले तो अभी आप लोग थोड़ा सा सोचो लाइफ में करना क्या है। सबको मेरा आवाज आखिर तक आ रहा है ना? आवाज साफ आ रहा है ना? तो आप लोगों में से कितना को तैयारी करना है, मतलब इस सर्विस में आना है? हमरो करना है। जब क्यों आना है सर्विस में? हैं? सर्विस में क्यों आना है? कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं है। अभी तो तुम्हारा एज बहुत कम है। ड्रीम है तो ड्रीम मतलब क्या ड्रीम है? सर्विस में आना है, सर्व करना है। और तुम यहाँ आकर कि तुम्हारा क्या है? बहुत प्रोफाइल है। क्या नाम इसका, क्या प्रोफाइल है? अच्छा तुम बताओ, लास्ट में बताओ खड़े हो जाओ, क्यों आना है सर्विस में? देखिए पढ़ाई करना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, पढ़ाई करना आसान है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो। क्योंकि देखिए क्या है, सिलेबस है, किताबें हैं, एग्जाम हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें और मैटर करती हैं, मैं आपको वो ज़्यादा बताऊँगा। आपको सर्विस में क्यों आना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी एज कम्पेयर टू सिलेबस में पढ़ाई। पढ़ाई तो क्या है, देखिए 10-15 किताबें हैं, सबको वही किताबें पढ़नी है। मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, अब तक आप भी किताबें पढ़ोगे। लेकिन फर्क पड़ता है कि आप किताबों को पढ़ किसी टेंशन से रहे हो, पढ़ किस तरह से रहे हो। तो इस बारे में मैं आपको समझाऊंगा आने वाले समय में। तो पहला होता है देखिए मोटिवेशन, कि जैसे मैंने पूछा अभी आप लोगों से कि आप लोग सर्विस क्यों आना चाहते हो। किसी ने बोला ड्रीम है, किसी ने बोला कि पब्लिक को सर्व करना है। ठीक है, देखिए ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।
मैं आपको बताता हूँ, मेरा कभी सपना नहीं था यहाँ आने का। मैं जब आपकी एज का था, मैं जब कॉलेज में गया था, मेरा उस समय सपना था कि मुझे जाना है किसी टेक कंपनी में, मतलब गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में कहीं अच्छी नौकरी लग जाए, अपना पैकेज होगा 40 लाख 10 लाख का, अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। मेरा सपना ये था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पार कर गया, तब मैंने देखा कि नहीं, तब दिमाग में चीज़ें आई कि अब लाइफ करें क्या, क्योंकि कोडिंग में मेरा उतना मन लग नहीं रहा था। आप लोग में से सीएस कितने बच्चे हैं उधर ऐसे? आप लोग कोडिंग करते हो? आप लोग करते हो कोडिंग? कौन से लैंग्वेज करते हो? जावा, C++ आता है? ठीक है, तो देखो, आपको अपने लाइफ डिसीजन खुद देना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस में आना एक अलग चीज है, उसमें आगे सर्व करना वो अलग चीज हो जाएगा। एग्जाम आप निकाल लोगे, एग्जाम निकालने के बाद आप सर्विस में आके काम करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपना मोटिवेशन किस तरह सेट करना कि मुझे सर्विस में क्यों आना है। ठीक है, आप लोग सुनाई दे रहे हैं लास्ट में? उसके बाद देखिए, बात आती है कि पढ़ाई की, पढ़ाई करना कैसे है। अगर आपको देखिए, कंपटीशन कोई भी हो जाए, एसएससी, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो पढ़ाई करते हैं वो करते किस तरीके से हैं। आपके पास इसमें 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से मान लीजिए कि अभी चलिए आप लोग कॉलेज में है, कॉलेज आप लोग खत्म होगा, कुछ लोग जॉब लगेगी, कुछ जॉब नहीं लगेगी। तो जिन लोग जॉब नहीं लगेगी वो लोग करेंगे क्या? अगर आपको मान लीजिए तैयारी में करना है, फुल टाइम तैयारी करना है, तो एक बात मान लीजिए दिमाग में कि आपको दिन में कम से कम 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 साल 4 साल जब भी मैं था इस फील्ड में, तो लगभग कोई ऐसा दिन नहीं था जहाँ मैं 8 घंटे से पढ़ाई करता हूँ। 8 घंटे तो मैं पढ़ाई करता ही करता है, संडे हो, मंडे हो, करता है। तो आपको अपना मोटिवेशन इस तरह पढ़ाई करना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई पूरी, मतलब आप पूरा दिन उसमें दे पाओ। अगर आप काम करोगे तो काम के साथ काम कर पढ़ाई आराम से कर सकते हो। अभी भी मेरा जो जॉब है, जाता हूँ काम पे, तो मेरे को ज़्यादा 5-6 घंटे मिलते हैं, बट वो 5-6 घंटे में अभी पढ़ाई करता हूँ। कल आपको सर ने मुझे मैसेज किया था 12 बजे, उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था। तो ये मेक श्योर करिए कि अगर आप इस चीज़ में आ रहे हैं तो आपको मेंटली तैयार रखना पड़ेगा खुद को कि हम इसमें कम से कम तो दिन में 15 मिनट 20 घंटा दे पाएंगे। ये देखिए मजाक नहीं होगा। उसको बोला पूरे हॉल का कवर बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं लास्ट में बात करो। हाँ, वो फ्री हूँ। तो बीपीएससी की तैयारी किसी करनी है, मतलब कौन कौन सोच लिया कि तैयारी करनी है उसको, बस बताना 3rd ईयर 4th ईयर वाले, फर्स्ट सेकंड ईयर वाले नहीं। 3rd ईयर 4th ईयर में जो लोग बच्चे हैं अभी, जिनको तैयारी करनी है बीपीएससी की, आप लोगों ने कुछ बेसिक जानने की कोशिश की है। सिलेबस क्या है पैटर्न, क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है, कितने पेपर है इस समय? मेरे से कितने पेपर हैं अभी? लास्ट रिपोर्ट करना होगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बीपीएससी एग्जाम का बोल रहा हूँ, आपको ओवरव्यू दे दूंगा अभी। और इसने हाथ यहाँ भी खड़ा किया था, तुमने किया था खड़ा। कितने पेपर हैं इसमें अभी? इतने बड़े बात करते हो, बात करो। ठीक है, तो मैं आपको ना एक बार इस एग्जाम का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होता है, पैटर्न क्या है इसका। पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, जो पैटर्न एग्जाम मैंने दिया था और जो पैटर्न अभी है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है।
साइंस 2 जनरल साइंस 1 एस से हिंदी तब वो आदमी ने क्या पढ़ा अनुवाद क्या देखिए अभी का ये पैटर्न है, जो करंट पैटर्न है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें ऑप्शन था, मेरा ऑप्शन जो है वो बची है। तो अब ऑप्शन क्या है बीपीएससी से, अब सिर्फ GS1 GS2 के ऊपर ऐसे का है और बाकी हिंदी और हिंदी क्वालिफाइंग के ऊपर है, इसमें उतना लोड नहीं होता है। और पहले ऑप्शन था, तो ऑप्शन था एक पेपर वो करता था 300 नंबर का, तो ऑप्शन हट के 300 नंबर का ऐसे आ गया है। ऑप्शन की तरफ नहीं है तो देखो अब क्या हो गया है कि अब बीपीएससी बन गया है लेवल प्लेइंग फील्ड। पहले ऑप्शन की वजह से क्या होता था कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते थे जिनमें मार्किंग खूब होती थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि 64 में टॉप 10 में लगभग 6 बच्चे मैथ्स के थे। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपका आंसर ठीक है तो फैकल्टी को आपका आउटकम देना ही पड़ेगा। 230 नंबर तक आते थे, 290 तक आया है। मेरे एक फ्रेंड है सुधीर, अभी वो टैक्स कमिश्नर है अभी, उसके मैथ्स में आउट ऑफ 300 290 नंबर आए थे। मतलब अब जो किसी के 290 मार्क्स आ रहे हैं ऑप्शनल में 300 में से, तो इसको तो जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने का। इसका GS1 GS2 में नंबर नहीं आएंगे तभी टॉप कर जाएगा। अभी टॉपर था 6 क्लास का, जो जिसमें मैं वीडियो था उसके टॉपर थे। तो अब ऑप्शन हटने से क्या हो गया कि अब सब बराबर आ गए हैं। अब आप किसी ब्रांच के हो, किसी फील्ड के हो, आपको GS1 GS2 ऐसे लिखना है और सब यही लिखेगा। तो थोड़ा कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो गया कंपेयर करोगे तो। पहले था कि ऑप्शन में अच्छा कर लिए, GS1 GS2 में मैनेज हो गया तो मैनेज हुआ करता। अब लेकिन थोड़ा सा आपको और GS1 GS2 में थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। तो इसका सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए पहले प्रीलिम्स है, पहला स्टेज तो प्रीलिम्स ही होता है किसी काम का। तो प्रीलिम्स में जो अभी जो पैटर्न है उसमें क्या है, 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्क्स है 1/4 में, 1/3 में, मतलब 3 पे नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है। तो अब का पैटर्न प्रीलिम्स का पैटर्न पर चेंज हो गया है। पहले क्या था कि स्टैटिक चीजें ज्यादा आती थी, आप लूसेंट पढ़ लो या फिर आप NCERT पढ़ लो। पहले क्या था कि इन सब से काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसे काम चलेगा नहीं। अब लूसेंट से अभी लूसेंट से आपका पीसी निकलेगा ही नहीं। अब जब से मधु प्रसाद चेयरमैन आए थे उसके बाद से 68 69 एग्जाम हुए उनके बाद, तो अब पैटर्न जो है प्रीलिम्स का बहुत चेंज हो गया। अब डायनेमिक चीजें आती हैं, जो सिलेबस में है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ना है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी आपका स्टैटिक करंट अफेयर्स तो चलिए जो होगा, लेकिन जो यूपीएससी के जो होते हैं मंथली जो करंट अफेयर लोग छापते हैं कोचिंग वाले, आपको वो कवर करना पड़ेगा। यूपीएससी के बीपीएससी सवाल जो है आपको वो करने पड़ेंगे। 69 का पेपर अगर आपने किसी ने देखा होगा तो 69 की पेपर में लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी से सेम क्वेश्चन कॉपी कर दिए गए थे। तो चीज़ें आपको डायनेमिक हो गई हैं। तो अब आपको तैयारी, देखिए तैयारी कैसे होती है ना, तैयारी आप करोगे यूपीएससी का, तो अगर आप तैयारी करोगे यूपीएससी का आपका यूपीएससी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मेरा एम होगा 20 तो मैं 90-80 पा लूँगा, मुझे यूपीएससी को नहीं रहना है, ये बात मांगो ध्यान लेना। तैयारी करो यूपीएससी का कि भाई मुझे यूपीएससी निकालना है। अगर उस तैयारी के ये सबसेट है, वो सुपर सेट है, तो आप अगर यूपीएससी तैयारी में घुसोगे तो यूपीएससी आपके लिए ठीक हो जाएगा। तो अब पैटर्न यूपीएससी का ऑलमोस्ट सेम हो गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है कि बिहार के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जीएस में, तो वो चीज़ पूरा पूरा कर लोगे आराम से। उसके लिए एक दो किताबें हैं, मैं नाम बता दूँ किताबों का। तो दिमाग में ठान के चलना है कि तैयारी करना है मुझे यूपीएससी का। यूपीएससी तैयारी करोगे तो यूपीएससी तो आराम से हो जाएगा। और आप लोग में से सबका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश मीडियम है किसी का? इंग्लिश मीडियम है। अच्छा तो पढ़ाई आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ना, अब इंग्लिश मीडियम है फिर तो आप लोग ठीक है। मतलब इंग्लिश मीडियम होना भी चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में अब तो हिंदी मीडियम वालों को लगभग नहीं ले रहे हैं। तो मतलब कोई मेरे ख्याल से आउट ऑफ 1000 20 लोग मैक्सिमम हिंदी मीडियम के सेट होते हैं यूपीएससी में। और बीपीएससी में भी रेशियो घट गया है। मेरे बैच में 1 से लेकर 10 तक सब इंग्लिश मीडियम के ही हैं। 11 जो है मुकेश जो है वो हिंदी मीडियम के हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना, इसको अच्छे तरह से और अच्छा करना है। तो हिंदी मीडियम का है तो कोशिश करो कि अभी आप लोग का एज कम है, आपको इंग्लिश में स्विच करता हूँ। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हिंदी का ना खत्म हो रहा है। इसको आप एग्जाम में लिखोगे हिंदी मीडियम में इतने मार्क्स नहीं मिल रहे हैं।
पहले एक समय था, आज से 15 साल 20 साल पहले, जब 5-6 के समय जब हिंदी मीडियम रिलेटेड कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम ज़्यादा अच्छा आता था। अब लेकिन थोड़ा सा समय बदल गया है पूरा। तो तैयारी करना है, सोच के तैयारी करेंगे यूपीएससी का, पढ़ाई भी यूपीएससी करना है। उनका जो सिलेबस है उसमें 4 पेपर है यूपीएससी के। यूपीएससी से किसी को आइडिया है पता यूपीएससी क्या सिलेबस यूपीएससी बताओ कितने पेपर हैं? 9 पेपर हैं। कौन सा पेपर है? 4 जीएस पेपर है, 2 ऑप्शनल है, एक एशिया पेपर है, ठीक है। और उसके बाद एक इंग्लिश है, उसके बाद एक लैंग्वेज है। यूपीएससी में मेंस में 9 पेपर होते हैं। 4 पेपर जीएस के हो गए, तो ऑप्शन के 2 पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर और एक पेपर हो गया आपका एसए का। तो यूपीएससी का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। अगर आप सिलेबस देखोगे GS1 GS4 तक का, तो लगभग दुनिया का हर चीज़ में कवर्ड है। हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिएवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी, फॉरेन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कल्चर हो गया, सब कुछ इसमें कवर्ड है। बेसिकली यूपीएससी डिमांड करती है कि आपको सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। यू शुड नोट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। यूपीएससी की डिमांड बेसिकली यही है। यूपीएससी का सिलेबस आप लोग यहाँ से जाओगे जब, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है तो एक बार यूपीएससी का सिलेबस निकालना, उसका सिलेबस देखना, उसका सिलेबस तो उसका 5 पेज सिलेबस है। उसके सिलेबस को जो चेक करोगे तो उस हिसाब से जो किताबें हैं, किताबें ज़्यादा नहीं हैं, कुल मिला के आप देखोगे तो 15-20 किताबें हैं पूरे सिलेबस के लिए। तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ना ही इतने सोर्सेज ज़्यादा है। पता क्या पड़ता है कि हम लोग पढ़ते कैसे होंगे उन किताबों को। अब मैं बताता हूँ आपको, एक किताब लक्ष्मीकांत, वो किताब पॉलिटी किताब है, वो उसको हम लोग बोलते हैं बाइबल, मतलब पॉलिटी की बाइबल है वो। तो उस किताब को कम से कम नहीं तो मैंने पिछले 5-4 साल में उसमें 25-30 पढ़ा होगा। उसके पेज फट गए हैं पढ़ते पढ़ते। तो आपको पूरी पढ़ाई किस तरह से करना है कि अगर मान लीजिए आप अभी तैयारी शुरू करेंगे, तो अभी तो आप लोग का एज नहीं है एग्जाम बैठने के लिए। मान लीजिए 2025-2028 में आप एग्जाम बैठेंगे, तो तब तक आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, इसके बाद भी हो सकता है। कोचिंग की जरूरत किसी को नहीं है। कोचिंग मतलब मैंने आज जिंदगी में कभी भी कोचिंग नहीं किया है, ना ही ऑप्शन का, ना ही जीएस का, ना ही किसी चीज़ का। कोचिंग में तो आपको सिर्फ पैसे का वेस्ट होता है। मैं जितने पटना में देखता हूँ कोचिंग वाले जो हैं, सब बस आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ना ही उनका मटेरियल अच्छा है, ना ही उनके नोट्स अच्छे हैं, ना ही उनके फैकल्टीज अच्छे हैं। पढ़ाई से आपको करनी है, किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट किताबें होती हैं एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो कुछ किताबें हैं, 10-12 किताबें हैं, वो बस कवर कर लीजिए तो आपका बेसिक सिलेबस हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, देखिए सिलेबस आपका कवर हो गया, लेकिन यूपीएससी में सिलेबस भी पूछते हैं। वो लोग पूछते क्या है कि मान लीजिए लोग करंट से जोड़ते हैं, डायनेमिक चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए अभी ये कोई मान लीजिए ओलंपिक चल रहा है अभी पेरिस में, तो अभी दिनेश फोगाट को कुछ वेट की वजह से हटा दिया गया है, ठीक है। तो यूपीएससी क्या करेगा कि इस पे जो है ना आपका हायर क्वेश्चन बना देगा कि इंडिया स्टैंड इन ओलंपिक गेम्स, इंडिया में ओलंपिक्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इंडिया में इतने कम मेडल क्यों आते हैं, इतना हाई पॉपुलेशन कंट्री है इंडिया का, फिर भी इंडिया 5 मेडल 6 मेडल ले पाता है। जापान इतना छोटा कंट्री है, वहाँ इतना मेडल आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो आपको एक टॉपिक को ना आपको होलिस्टिक स्टडी करना पड़ेगा। अपने आप को आपको इतना एग्जॉस्टिव बनाना पड़ेगा कि आप चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। ग्रेसिंग पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। डेली आपको एक अखबार पढ़ना है, कोई भी अखबार हो जाए, हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो,
इंग्लिश हमारी पढ़ना है, इंग्लिश बाकी पढ़ना है। और हिंदू मेरे ख्याल से यहाँ भी क्या था, लेकिन टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे आपको सारा अखबार मिल जाएगा। आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक अखबार डेली पढ़िए, अभी इसमें नहीं आता। मैं थर्ड ईयर से अखबार पढ़ रहा हूँ, 2017 से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो अखबार पढ़ने की आदत जो है ना वो आपकी अभी बड़ी नहीं। अभी भी मैं सुबह अभी ट्रेन से मैं आ रहा था तो मैं अखबार पढ़ रहा था बैठ के, 1 घंटा मैंने अखबार पढ़ा है। तो अखबार पढ़ने का आदत आपका होना चाहिए, वो आदत आप अभी डालिएगा तो 5 साल भी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। और देखिए कंपटीशन जो है ना, स्पेशली जो कमिश्नरिंग एग्जाम्स हैं, इसमें आपको नॉलेज काम नहीं आता है। नॉलेज का कोई मतलब नहीं है इस एग्जाम में, काम आता है सिर्फ आप 2-3 घंटे में आपका पास जो ऑलरेडी कुछ भी नॉट नॉलेज है, अब उन नॉलेज को अपने करंट इवेंट से जोड़ के आप उसको एग्जाम में लिख के आ जाओ। यूपीएससी में जब मेरा रैंक 52 आया था उस टाइम मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मतलब उस टाइम मुझे याद है 1 महीने के लिए तो मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूँगा लगातार। उस टाइम दिन कम बचे थे, सिलेबस मेरा पूरा मॉर्निंग था, ऑप्शन था, तो मैं पूरा मतलब 1 महीना तो मैं सिर्फ बस पढ़ाई किया था मैंने, दिन में 18 घंटे 12 घंटे। लेकिन जो 7th यूपीएससी आया इस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं था कि चलो सिलेक्शन हो गया है, आगे जो होना होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑलरेडी नॉलेज था उसको मैंने थोड़ा सा उसको मैंने इम्प्रूव किया। कैसे किया, मतलब उसमें करंट अफेयर्स जोड़ दिया और जो मेरा आंसर स्किल था उसको थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। तो उसके नतीजे ये हुआ कि मेरा रैंक बना गया। ये मेरे लिए भी बहुत मतलब अनहोनी था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम था ही नहीं इस एग्जाम से। मेरा था कि पिछली बार रैंक 52 आया है, इस बार रैंक 40-30 आ जाए तो अपना सर्विस चेंज कर लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो आपको बाटा सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिलेबस एक बार पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के बाद आपको उन चीज़ों को करंट अफेयर्स जोड़ना है। जैसे ओलंपिक गेम्स को आप देखिएगा या फिर अभी कोई और जैसे इवेंट बताओ, तो कोई इवेंट अभी हो रहा है नेशनल वर्ल्ड अफेयर्स में, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है अभी बांग्लादेश इशू, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो बांग्लादेश इशू, अब इसको ना उसको पढ़ना कैसे है, जो स्टूडेंट हो गया इसको पढ़ना कैसे, एग्जाम का तो सिखा रहा हूँ आपको मैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो हमको पता है, वहाँ पे पीएम प्रैक्टिस छोड़ के भाग गई है, वहाँ पर मिलिट्री का रूल आ गया है। अब लेकिन एग्जाम को इसका मतलब नहीं है, एग्जाम चाहेगा कि अब बताओ इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, इंडिया के लिए क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए हैं, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, यूएसए यूके का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो आपको पढ़ाई किस तरह से करना है, हर चीज़ में आपको पूरा होलिस्टिक करना है। तो कभी आपका क्या है ना, सिलेबस देखिए इसकी डिमांड ही होता है, सिलेबस देखिए जो आपका है वो है, लेकिन सिलेबस के अलावा आपको उन चीज़ों को ना आपस में रिलेट करना आना चाहिए। अभी आप लोग धीरे धीरे सिलेबस कवर करोगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लियर अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और फिर बात है कि पढ़ाई करनी कैसे है। देखिए समय का तो कोई डिफरेंस होना नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, मत पढ़िए, कोई वैसा लिमिट नहीं है। बट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा ना हो कि आप 2-3 दिन ऐसा हो गया पढ़ाई नहीं किया आपने, फिर एक दिन आप पढ़ाई के लिए 18 घंटे, इसलिए नहीं होनी चाहिए। डेली पढ़ना चाहिए, डेली 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो। डेली पढ़ने से क्या होगा कि ना वो पढ़ाई की जो लत है ना वो लगी रहेगी। पढ़ाई की मेरी आज तक लगी हुई है, 2 साल में सर्विस के हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं डेली समझ ला के 2 घंटे 1 घंटा में पढ़ लेता हूँ मैं, क्योंकि उसके बिना पे क्या है कि वो ना आपको अंदर से वो ना वो बेचैनी रहती है हमेशा कि आज ये रह गया वो रह गया। देखिए एक चीज़ होता है कि ना आपको टारगेट बना के रखिएगा हमेशा, मेरा एक टारगेट है। अगर आपको निकालना है एग्जाम, यूपीएससी को भी एग्जाम निकालना है, जैसे एसएससी सीजर हो गया, किसी को यूपीएससी में जाना है, किसी को एक्साइज में जाना है, तो मेक श्योर कि ना आपका टारगेट का बना रहना चाहिए 5 साल 10 साल तक। मेरे ऐसे बहुत सारे साथी हैं, सीनियर हैं, जो कि 2012 से तैयारी कर रहे हैं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उनका मोटिवेशन अभी भी जिंदा है। एक हमारे साथी हैं सिवान के हैं, वो 2010 में पास आउट हैं, बीटेक किया हो गई उन्होंने भी, और अभी तक वो 2024 का 9th का मेंस दिए हैं, यूपीएससी का मेंस दिए हैं। तो ये जो आपका जो मोटिवेशन है ना, मेक श्योर कि आपका ये 10 साल 12 साल तक रहे, हार नहीं मानना है इसमें। हार मान जाओगे तो फिर तो मतलब ही नहीं है, मोटिवेशन हाई रखोगे तभी हो पाएगा। देखिए लंबा जर्नी है, जल्दी काम नहीं होगा, ये बात समझ के चलो। जल्दी हो गया तो हम अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
लेकिन लेके चलना है कि जल्दी नहीं होगा। मैं बताता हूँ, मैं कम से कम ये तो मैं करता हूँ 30 साल लाइफ में किया है। जब मैं तैयारी में आया था 2019 के बाद 2019 में तैयारी शुरू की मैंने एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक पी हो गया, फिर आपका दिल्ली में एक होता है बीएसएससी बोर्ड, फिर एग्जाम होता है टीचर का, मैंने वो एग्जाम दिया है, सब जगह फिर था। फिर आईडी का दिया था मैंने, सीएपीएफ दिया था, बिहार दरोगा में रनिंग में दौड़ा हूँ, बिहार दरोगा में उसका रनिंग मेरे से नहीं हो पाया। तो मैंने जिंदगी में सारे एग्जाम में जो फॉर्म आता था, तो उसका सिलेबस था कि सिलेबस थोड़ा सा मैच कर रहा है, देखिए सिलेबस क्या सब जगह केस पूछते हैं, सीएस में सब जगह पूछते हैं, सिलेबस सब जगह एकदम बराबर ही है। तो सब एग्जाम दिया था मैंने, कहीं मेरा रिजल्ट नहीं आया, कहीं नहीं। एक लास्ट में रिजल्ट आया था आईबी में, उसके बाद फिर मेरा एक बार नहीं फिर जैसे रिजल्ट आ गया था। तो फिर इसी को देखिए समझिए कि ना जरूरी है सफलता मिलेगी, 4 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा। अभी से बनाइए कि नहीं यार, अगर आपको इसमें जाना है तो 6 साल 5 साल हम लेके चलेंगे हाथ में, कम से कम तो 5 साल अपने हाथ में लेके चलना है, 5 साल समय आपको लगाना है तैयारी करने के लिए। देखिए अगर घर अच्छा है, घर के मालिक पढ़ने का माहौल नहीं है, पढ़ना चाहिए, मेक श्योर कि फाइनेंशियली आप लोग सपोर्टिव, फाइनेंशियली आप लोग ठीक हो। तभी अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत है तो नौकरी पकड़ लीजिए कहीं पे, नौकरी साथ तैयारी कीजिए। सब लोग नौकरी साथ तैयारी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग सर्विस में हैं जो कि 8 साल 12 साल से वो रेलवे में हैं, तो सचिवालय में है पिछले 12 साल से, वो लोग अभी आए हैं वीडियो में। तो वो आपके ऊपर है, अगर मोटिवेशन हाई रहेगा तो आपको कोई रोक सकता है, बचा लीजिए, नो वन कैन स्टॉप यू। देखिए पढ़ने का तरीका मोटिवेशन हाई रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छी रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स से नाम कुछ नहीं, नाम खुलना है, सिलेबस क्या है इसका, पॉलिटी कुछ नहीं होता है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये मोस्ट बेसिक थिंग्स। टफ क्या होता है फिजिक्स, आपको बीटेक के स्टूडेंट्स हो, नहीं फिजिक्स जो फिजिक्स होती है इंजीनियरिंग लेवल पे कितनी टफ होती है, ये सब तो जो रिलेटिविटी थ्योरी हो गया, ये सब तो, और जो सिलेबस बीपीएससी का वो बहुत बेसिक होता है। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, बस रटने की चीज़ें हैं वो, उसमें दिमाग लगाना नहीं जाता, सब डायनेमिक चीज़ें हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है, आपको टिके रहना है, आपको जंग में टिके रहना है, 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल जब हो जाए। और देखो एक चीज़ ये भी होता है कि ना यहाँ तो चीज़ देखने को नहीं मिलता है मुझे, लेकिन दिल्ली में जब मैं था तो ये देखता था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि उनका था कि नहीं हमको यूपीएससी करना है, उन्होंने जिंदगी में कोई काम किया ही नहीं। एक हमारे साथी हैं, एक बिहार के ही हैं, शेखपुरा के हैं, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ यूपीएससी नाम ही दिया है, 6 बार दे दिया, उनका यूपीएससी नहीं हुआ। उनका एज हो गया है आई थिंक 32+ हो गया है, खत्म हो गया उनका। तो अभी ये गलती कभी नहीं करना है, एग्जाम सारे दो, जो भर्ती आ गई वो भर्ती फॉर्म भर दो, बेशक आप पढ़ो मत, ठीक है। बिहार दरोगा मुझे पढ़ना था नहीं कभी, बट मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने से क्या हुआ, मेरा पीटी क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। मैं दौड़ने गया, दौड़ने से नहीं होता, दौड़ने से कैसे नहीं होता मुझे पता था, लेकिन एग्जाम देने से क्या होता है ना, एग्जाम का क्लियर खत्म हो जाता है। अगर मुझे कोई बोले कि अगर तुम्हारा कल एग्जाम है, मैं जाकर क्या हुआ, मेरा क्लियर एग्जाम खत्म हो गया है। कोई भी एग्जाम को एग्जाम से क्लियर आपकी इसमें खत्म हो जाएगा ना, उतना आप एग्जाम का ऐसे खिंचाओगे। तो आप जितने एग्जाम आएंगे, बिहार सीजीएल आएगा, एसएससी सीजीएल आएगा, तो एसएससी में बहुत सारे एग्जाम आते हैं, यूपी का आएगा, मध्य प्रदेश का आएगा, सारे एग्जाम को एग्जाम देने से क्या होगा कि आप खुद करोगे, आप सिलेक्शन हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, बट एग्जाम देने से क्या है, आपका जो अंदर का फियर है ना वो फियर खत्म हो जाएगा। फियर जैसे खत्म हुआ तो फिर इस एग्जाम को कोई मतलब ही नहीं है। बीपीएससी का तो बीपीएससी अभी फिर बीपीएससी भी मेरा अभी तक बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ, मैंने क्लियर किया बीपीएससी में। उसका कारण ये था कि कभी मेरी स्ट्रेटेजी जो है ना यूपीएससी की मेरी ठीक थी नहीं, मुझे अब जाके समझ में आ रहा है। ना आपका कोई नोटबुक वगैरह है, लाया हो पेन कॉपी लाया हो ना, तो सॉल्व
सोर्सेस किसके बताऊं, यूपीएससी बताऊं या यूपीएससी के बताऊं? अब बीपीएससी का सिलेबस भी इसके अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है बीपीएससी का सिलेबस। एग्जाम के लिए स्पेशली कमीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कोर्स कोई नहीं है, ना पहले था ना आज है ना आने वाले समय में होगा।
तो क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कुल मिला के है 35 एनसीईआरटी बनती है, तो आप लिख देना। देखो एक बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट सेकंड ईयर में आप उसमें दूसरा मत करना ये सब काम, आप लोग फिर फंस जाओगे। जो लास्ट ईयर में है स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट सेकंड ईयर में है वो लोग अभी मत तैयारी शुरू करना, क्योंकि तैयारी आप लोगों को थ्रेशोल्ड आएगा तो आप लोग फंस जाओगे उसमें। तो हर चीज़ का समय होता है, जो लास्ट ईयर में है थर्ड ईयर में वो लोग आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हो। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 6 से क्लास 12 तक का, बस क्लास 9 और 10 का हिस्ट्री किताबें आती हैं, 2 किताबें हैं, रीड करके छोड़ देना, उससे मतलब नहीं है एग्जाम में, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है नहीं, प्रीवियस तो नहीं आता, नहीं तो वैसा वर्ल्ड हिस्ट्री दूसरे नहीं है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मीकांत, तो आप बहुत लोगों को बताइए, लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल की बुक आती है और उसको जोड़ना है करंट अफेयर से, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेना, हिंदू पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, जो आपका मन करता है, जो आपको अवेलेबल हो वो पढ़ लेना। टेलीग्राम पे आप सभी को टेलीग्राम पे सब मिल जाता है, जो किताब बोले वो किताब मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा उसकी, और आपको उसका न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा PDF। लगभग पढ़ाई मैंने टेलीग्राम से ही किया है, फिर टेलीग्राम पे यूज़ किया करो, इसे बच्चे वगैरह कम यूज़ किया करो। हिस्ट्री में 3 किताबें हैं, आर.एस. शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद्र की मिडिएवल हिस्ट्री और बिपिन चंद्र की मॉडर्न हिस्ट्री। इतना बेसिक एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है तीनों। पहले एनसीईआरटी किताब थी हिस्ट्री की, वो तीन एडर निकल रहा है, तो तीनों किताब और एक स्पेक्ट्रम की आती है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, जो 4 किताब। तो हिस्ट्री बेसिकली उन बुक से इतना हो जाएगा, और एग्जाम में इतना ही आता है। हिस्ट्री में सवाल क्या पूछेंगे, मतलब तो हिस्ट्री कहानी है ना, तो कहानी में तो क्या है कि जो सिलेबस है उससे पूछेंगे, उससे बात पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो हिस्ट्री के लिए 4 बुक थोड़े सफिशिएंट है। तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, और उसको जोड़ना है करंट अफेयर से। रमेश सिंह की किताब अच्छी किताब है, मैंने वही पढ़ा था स्टार्टिंग में, और रमेश सिंह आप पढ़ चुके, उसको और किताबें हैं 2-3, बट फर्स्टली आप रमेश सिंह जो पढ़ लेना, उसके बाद कुछ किताबें एडिशनल करने के लिए संजीव वर्मा है या फिर आपका विवेक सिंह है, तो जरूरत पड़ेगी बाद में। फिर ज्योग्राफी के लिए इसी एनसीईआरटी क्लास 9 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी 4 एनसीईआरटी है, 9th 10th 11th की 2 एनसीईआरटी, 12th की 1 एनसीईआरटी, तो 5 एनसीईआरटी आती है। तो ये बस ज्योग्राफी के लिए मोर देन सफिशिएंट है एनसीईआरटी। तो आईटी के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो मेंस के लिए आपको देख लेना 11th 12th की एनसीईआरटी की किताबें आती हैं सुपरवाइजरी की, वो पढ़ना हो पढ़ लेना, बाकी तो वैसे ही करंट अफेयर्स ही तो हो जाता है कई लोगों की। IR के लिए करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स तो मेन थी, इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स सबसे जरूरी चीज़ है। कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उसका आपको आंसर करना है करंट अफेयर्स की फॉर्म में। तो उसके लिए एक ही सोर्स है जो मैंने फॉलो किया है, आज तक करते आ रहा हूँ, विजन एस मंथली मैगजीन, और उसको जोड़ना है हिंदू अफेयर एक्सप्रेस से। ठीक है, विजन एस का आप दृष्टि का ले लेना, आप डेली का ले लो, आप राउंड का ले, कोई भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपको सही लगे, तो विजन का मैं फॉलो करता हूँ। और दृष्टि का भी मैं अच्छा में निकालिए इंग्लिश वाला, दृष्टि का ले सकते हो आप लोग, या फिर ये इनसाइट्स ऑफ इंडिया का ले सकते हो, कोई भी एक कोचिंग का लीजिए, मंथली मैगजीन आती है उसकी, हर महीने से है, तो करंट अफेयर्स के लिए, तो वो मैगजीन उसको आप अखबार से, उसको अखबार न्यूज़पेपर से उसको आप एडिशन करते रहना, और खुद के नोट बनाओ। जो भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई किताब पढ़ोगे, तो मेक श्योर कि आप उससे नोट्स बना रहे हो, यानी कि पढ़ते रहना है नहीं। कोई टॉपिक पढ़ा, आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो थोड़ी करोगे उस चैप्टर को आप एक 5 पेज में 4 पेज में उसको आप समराइज करो अपनी हैंडराइटिंग में। तो कल को मान लीजिए कि आप लोगों को रिविजन करना होगा, तो आपकी उससे आसान होगी। अभी से कोशिश करोगे तो 5 साल बाद आप लोगों को समझ चीज़ें आएंगी। ये बात ध्यान रखना, अभी से धीरे धीरे कोशिश करो। अभी लास्ट ईयर बोर्ड के 30 में हो, तो अभी से पढ़ते रहोगे तो कुछ समय आएगा आप लोगों का, तो आप लोग कर पाओगे। सोचो कि नहीं बाद में कर लेंगे, जब मिल जाएगा देख लेंगे, तब तक फिर समय निकल जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है, इतना जान लेना। अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं फील्ड में, तो फिर यूपीएससी में तो अब हरियाणा के लड़कियाँ और यूपी के लड़के सब हमेशा ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग के साथ। एक फ्रेंड है मेरी, हरियाणा की है, वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है बांका। तो अब देखो कि इतने लोग मतलब हरियाणा के लोग, यूपी के लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अभी टीआरई में सब तो यूपी वाले आ गए हैं, सब तो मोस्टली यूपी वाले हैं, तो आप लोग कहाँ बचोगे? बचने के लिए तो मेहनत अभी से प्रवेश करोगे तभी होगा ना। इसलिए
इसलिए अभी से शुरू कर देना, स्पेशली जो 4th ईयर में है, लास्ट ईयर में वही लोग, बाकी तो अभी आप लोग जो है फर्स्ट सेकंड ईयर वाले, ठीक है ना। इसके बाद एग्रीकल्चर तो कोई भी कोचिंग का मटेरियल ले लेना, विजन आईएएस का, एसटी आईएएस का, जिसके बाद आपको दे लगे। गवर्नेंस के लिए विजन आईएएस के नोट्स, ये सब जो मैंने फॉलो किए थे ना वो बता रहा हूँ, तो ये सब सिर्फ मेरे नोट्स थे जो मैंने, मतलब जो मेरे सोर्सेस थे। साइंस एंड टेक के लिए विजन आईएएस के नोट्स, एथिक्स के लिए 2 किताब आती है, एक एक्सीडेंट की और एक डीके वाला है। ये हो गया सिलेबस पीपीएससी का। अब जो पीपीएससी में क्या पूछते हैं, पीपीएससी में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी, बस इतना ही पूछते हैं। और एक एडिशनल इसमें स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स तो बेसिक मैथ्स है, वो तो आप लोग जानते, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो मैथ्स तो आती होगी, मैथ्स में दिक्कत आप लोगों को वो भी नहीं। तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ था, जेईई मेन से हुआ था? बीसीसी से हुआ था, किससे हुआ था? जी मेंस दोनों से आए हो। कितना कट ऑफ था कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का जेईई मेंस में परसेंटाइल? कितना कट ऑफ था यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का? किसको पता है, नहीं पता है? वहीं पर 700 रैंक तो आया होगा पूरा, जो फर्स्ट ईयर में ना वहाँ पे लेना आपने, कितना रैंक था तुम्हारा? हाँ हाँ 3000। जेईई मेन से कौन आया? जेईई मेन से जेईई मेन से कितना रैंक तुम्हारा? 50%, मतलब 5 लाख के आसपास रैंक होगा ना। देखो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों को अभी से ही खुद को ना ढालना पड़ेगा। अरे सुनो, तुम बात पीछे से बात ही कर रहा है आपसे में, ठीक है। तो देखो इस सेशन का मतलब, देखो मेरे आने का फायदा ये होना चाहिए, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो तैयारी शुरू कर देना अभी से ही। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो दुनिया को पता है, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा आपको। जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यूट्यूब से देखा है, सब मैंने गूगल से देखा है, ठीक है ना। तो ये तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। पॉइंट इज कि अगर मेरे आने से आपको किसी एक लड़के को मोटिवेशन दे रहे मुझे पढ़ना है तो वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग अभी शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप लोगों का उतना लेवल अभी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अभी से मेहनत करोगे ना तो हो सकता है 4 साल बाद आप लोगों का कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। इससे कुछ सवाल वगैरह पूछना है, कुछ नाम चल रहा हो इसको लेके, कोई और प्रश्न सवाल की वैसा सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जॉब करते करते, ठीक है ना सर, तैयारी कैसे करें और उसके बाद फिर आप कोचिंग से क्या पॉसिबल विदाउट डेली पता नहीं? हाँ देखो जॉब का पॉसिबल नहीं ना। मैंने जो 6-7 का मैंने मेहनत किया था वो मैंने फिर जॉब किया था। मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग में था, मेरा 6 से सुबह 6 से लेकर रात को 8 बजे तक मैं किसी रहता था, उसका 2 घंटे पढ़ता था। तो देखो फिर जॉब भी पॉसिबल है। जॉब कितना होगा? जॉब 8 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो आपका दिन 24 घंटे होते हैं, तो आप 6 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन सुनो कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है, कोई डे ऑफ नहीं करना है, याद रखना। संडे को टाइम लगता है तो ऑटो रहना है, पढ़ना डेली है। ये जॉब तो आई थिंक सब लोग जॉब ही कर रहे हैं असली में। तो जितने बैचमेट्स हैं मेरे, सब तो कोई पीएचडी में था, कोई रेलवे में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई पटना में ये सब था, तो सब लोग जॉब कर रहे हैं। तो देखो उनकी जॉब अच्छा टूट रहा है, मेरा मानना है। तो अभी अगर वो तैयारी करनी है तो नाउ आई एम फ्री। अभी मैं इतना फ्री हूँ कि मैं जो चाहूँ वो खरीदूँ, जो चाहूँ वो जो किताब है वो किताब खरीद लूँ, जहाँ चाहूँ जहाँ रहना चाहूँ मैं वहाँ रह लूँ। तो अगर आप जॉब भी करोगे ना तो आपके पास एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहेगी।
वो बहुत जरूरी होती है। 3 साल तक मैं अपने घर से पैसे ना मांगा था, तो मतलब इतना बर्डन लगता था मेरे को वो चीज़। लेकिन आपको बताता हूँ, मैं जब मेरा रिजल्ट आया बीएससी का वीडियो वाला, तो अगर मेरा रिजल्ट वो नहीं होता ना, तो मैंने एग्जाम दिया था कैट का। मेरा था कि एग्जाम अगर नहीं हुआ तो मैं जाऊँगा MBA करूँगा, आप करके निकलूँगा अपनी नौकरी करने के लिए। तो मेरा वो लास्ट वो था मेरे बाबू का। अगर मेरा ये एग्जाम हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं अपने चारों MBA करने अपना, क्योंकि घर से पैसे मांग के पागल को मैं परेशान हो गया था मैं, मेरे को खुद से बनाने लगी थी। तो अगर आप जॉब कर रही है ना, तो जॉब करो, तो ये सजेशन दूंगा। फुल टाइम तैयारी 2 बजे होती है, फुल टाइम तैयारी करो मतलब ही नहीं है। आप कितना पढ़ोगे? पढ़ने तो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ोगे ना, नेक्स्ट में 8 घंटे पढ़ोगे, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे। तो आप जॉब से पढ़ाई करो, पैसा मिलता है। 6 से मान लो 10 से 5 आपकी जॉब होगी, ड्यूटी होगी, तो आप शाम को पढ़ो, सुबह 2 घंटे पढ़ो, ठीक है, मेहनत जाएगा। कोचिंग का देखो, कोचिंग का क्या है ना कि देखो, अगर आपका बेसिक मान लो बिल्कुल खत्म है और आपको कुछ पता ही नहीं है कि NCERT क्या है, अभी क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कोचिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक ठीक है, तब तो आप सीधा अपना खुद से पढ़ाई कर सकते हो। जैसे मेरे लिए बेसिक मेरा ठीक था, मतलब मैंने NCERT पढ़ाई पहले की थी, तो मेरी NCERT की चीज़ें मेरे पास थी। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक ठीक नहीं है, बेसिक ज़्यादा लगता है कि हिला हुआ है बेसिक, तो कोचिंग कर दो। कोचिंग की बुराई कुछ नहीं होती है, बता रखना। लेकिन देखो, मेहनत करना आपको ही है। कोचिंग से आपको रास्ता दिखाएगा, ज़्यादा बता देगा कि ये क्या पढ़ना है, बता देगा कैसे पढ़ना है, पढ़ना खुद ही है आपको। तो कोचिंग करना है, कर सकते हो, तो उसमें मैं मना नहीं करूँगा। बट पॉइंट इसकी कोचिंग करने के बाद आपको समय उतना ही देना पड़ेगा जितना आपको वैसे देना है समय। और कोचिंग जा रहे हो आप, 4 घंटा कोचिंग कर रहे हो, 1 घंटा कोचिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसके डबल टाइम आप सेल्फ स्टडी कर दे पा रहे हो। अगर कोचिंग में जा रहे हो 5 घंटे क्लास है आपकी, तो आपको 10 घंटे घर में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी कुछ तो फायदा होगा, वरना कोचिंग तो नहीं मिलेगा। और कोचिंग BPSC के लिए कोचिंग तो मेरे ख्याल से है, पता है बहुत सारी कोचिंग है, परफेक्शन है, फिर एक आस्था है कोचिंग तो बहुत सारी हैं, बट तो वो सब तो फिर धंधा कर रहे हैं लोग अपना, आपको भी पता है, वो इतना खास मटेरियल है नहीं। अगर आप लगता है कि नहीं जरूरत है कोचिंग, तो कोचिंग कर सकते हो, कोचिंग में बुराई नहीं है। एडिक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना, सीखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जाएगा नहीं। मैंने जितने मेहनत करोगे उतना फायदा है। पढ़ने का मतलब तरीका क्या होना चाहिए? देखो, पढ़ने मतलब है कि आपको जो ये जो मैटर नहीं सब में पढ़ना है। देखो, उसमें 2-3 पेज होती हैं। तो देखो, पढ़ना से इतना ही पेपर्स है, एडिटोरियल, ओपिनियन, उसके बाद इंटरनेशनल एक आता है पेज, नेशनल न्यूज़ का एक पेज आता है, लास्ट में सीम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टार्टिंग में तो इनफैक्ट मैं कहूँगा सब पढ़ो। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा पढ़ना 2 घंटे लगेंगे, करो 2 घंटे करना चाहिए, घंटे को लगाओ, 2-3 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-3 घंटे लगाओ, क्या होता है कि आफ्टर 2 ईयर्स आपको आधा घंटा 1 घंटा कवर हो जाए। अभी क्या पढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो लगाओ 2-3 घंटे पूरा पढ़ जाओ, तुम्हारा जो खबर है सब पढ़ जाओ, मर्डर, डकैती, चोरी सब पढ़ जाओगे। कम से कम पढ़ने का एक बार वो है ना, वो मतलब एक बार एडिक्शन हो जाएगा कि नहीं, मुझे अखबार पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो चीज़ फायदेमंद होगा। धीरे धीरे जब खुद तैयारी में आओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ काम की नहीं, ये चीज़ काम की है, वो चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो प्रिपरेशन के दौरान इकोनॉमिक्स से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको नोट डाउन करना जरूरी है। देखो, अखबार से पढ़ के चीज़ों को नोट डाउन करना कोई नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि अखबार डेली आता है, डेली आप काम थक जाओगे। पहले चीज़ तो क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा ना। तो मान लो रेपो रेट है, क्या होता है रेपो रेट, मान लो अखबार में रेपो रेट आएगा, तो पता ही रेपो रेट होता है, फिर जानोगे रेपो रेट क्या है, बेसिक RR क्या होता है, तो उसके लिए आप रमेश की किताब पढ़ोगे,
मतलब कोई भी पढ़ोगे बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की, तो वो जब पढ़ लोगे ना तो आप अखबार पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का, तब वो समझ में भी आएगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो क्या इन्फ्लेशन क्या फर्क पड़ा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या फर्क पड़ा। तो वो चीज़ पहले आप बेसिक क्लियर करो अपना, एनसीईआरटी पर्टिकुलर बेसिक क्लियर करो, तब अखबार पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा अखबार में लिखा हुआ क्या है। कोई हमसे पूछ देगा कि भाई धारा इसके तहत ये सजा मिली या फिर फलाने को ये सजा मिली या फिर इस आर्टिकल के थ्रू ये चीज हुआ है, तो आपको आर्टिकल पता होगा तभी ना। आर्टिकल बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, 1 साल लगाओ, आपको 1 साल कम से कम लगेगा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। जैसा आप लोगों का स्थिति देख रहा हूँ मैं, कम से कम आप लोगों को लगेगा कि 2 साल पूरा बेसिक को ठीक करने में। उसके बाद अगर बेसिक ठीक होगा उसके बाद आप लोग जाके फिर चीज़ों को समझना शुरू करोगे। और आप छोटे होकर शुरू करो तो बहुत लंबा सफर है। बीपीएससी में तो 22 साल तो मिनिमम नहीं चाहिए। मिनिमम एज इन बीपीएससी कोई भी पोस्ट के लिए, वैसे पुलिस छोड़ के पुलिस में 20 साल चाहिए, 40 साल 22 साल चाहिए। तो आप लोगों की शायद में 18 साल 17 साल के हो गए, 19 साल के, तो आप लोग बहुत समय है। और तो अगर मान और जीएस का जो कॉम्बिनेशन लोग ढूंढते हैं ना, तो वो ठीक है, उसका फायदा जो होता है उसमें नुकसान भी बहुत होता है। जैसे कि मैथ्स में अगर मैथ्स अच्छा है तो फिर तो आप एक्सेल कर जाओगे, क्योंकि मैथ्स में नंबर यूपीएससी में क्या नंबर मैथ्स में बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि रूलिंग मैथ्स में अगर मैथ्स में अच्छे हो ना तब सिलेक्शन होता है। लेकिन मैथ्स में ये भी होता है कि अगर आप एवरेज हो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैथ्स का या फिर कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का या फिर साइंस का दिक्कत क्या आपने मैंने आपकी, अगर आप उसमें अच्छे हो तभी सिलेक्शन होगा आपका, नहीं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। बाकी सब उसमें हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, ये सब क्या है कि मार्क में एवरेज होती है, तो 250 नंबर है, 60 नंबर सिलेक्शन हो जाता है। तो अपना वो देखो तुम्हारा चॉइस के ऊपर है, पेपर देखो जिस सेमेस्टर में बीटेक इसमें है, एंकल में बीटेक में नंबर अच्छे आते हैं, सब समझ आता है किसी ठीक है। तो अगर मुझे करना मुझे लगा सकते हो अच्छा ऑप्शन है। मतलब मेरे कुछ दोस्तों सिलेक्शन हुए आईपीएस है नाटक कैडर में, तो मुझे आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन ये मिथ है, मैं बताता हूँ आपको। इट इज कंप्लीट मिथ। कोई मतलब नहीं होता है कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, नहीं। आपके पास एक सवाल है, उस सवाल का बस डिमांड पूरा करना है। आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन उसको मतलब नहीं है। मैंने आज तक कभी आंसर राइटिंग नहीं की है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने आज तक कभी आंसर राइटिंग नहीं की थी। तो कोचिंग वाले सब आंसर राइटिंग करो, हमारे पास टेस्ट सीरीज लिखो, आप सिखाएंगे कैसे आंसर लिखना। नहीं, आपका कंटेंट होगा ना, आप जब पढ़ोगे ना आपका कंटेंट होगा, कंटेंट को आपको छापना आना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को डिमांड पूरा करना है आपको, उस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या लिखना है, उसको बस आंसर लिखो। ठीक है, पहले उसके लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले उसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग फिर अपने आप शुरू हो जाएगा। कंटेंट रहेगा तो आपने आंसर राइटिंग नाम लिख दो। हाँ तो वो सब ठीक है, उसको तो वो तो बात की चीज़ है ना। आंसर लिखना कैसे होता है कि सपोज कोई क्वेश्चन है पढ़े आपका, ठीक है ना, तो मान लो कि एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी मेंस में था कि बिहार के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताओ, अशोकन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताओ, अशोक मौर्य आर्ट एंड कल्चर। तो देखो मौर्य आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है, आपका स्तूपा आ गया, गेट्स आ गया, पिलर्स आ गए, ठीक है, फिर कुछ आपका टेराकोटा भी था, ठीक है ना। तो इस पर डायग्राम बना दो, स्तूपा ऐसा बना दिया, ढंग से
केस बना दिया, पिलर को पता ही कैसे बनाना है, ठीक है ना। ये सब चीज कर सकते हो, ठीक है। आंसर तो आपको प्रेजेंटेबल, मान लो कोई टॉपिक है, मान लो आपको लिखना है कि भाई बिहार में फ्लड क्यों आता है, या बिहार में सूखा क्यों पड़ता है साउथ बिहार में, तो इंडिया रीजन ऑफ फ्लड ऐसा बॉक्स बना दिया, 5 पॉइंट दिया, यही सब होता है। ये सब तो देखो, ये सब बात की बात है। पहले जो है ना देखो, इस अभी 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 आप लोग सामने पढ़ाई करते हैं, भाई पढ़ोगे तो भी सीख पाओगे, आपके पॉइंट होगा तो लिखोगे। पहले पढ़ो, पहले 2 साल दबा के पढ़ो, किसके पढ़ो, एटलीस्ट 2 to 3 years आप लोग जम के पढ़ो। जब पढ़ लोगे उसके बाद ये सब चीज़ आराम से हो जाएगा। ये सब तो हैंडमेड है, ये आपका स्किल के ऊपर है। हाँ देखो, मंथली मैथ में पढ़ना ही पड़ना है, सर अल्टरनेटिव नहीं है। कोई पढ़ो, डिस्ट्रिक्ट पढ़ो या फिर बिजनेस पढ़ो, और न्यूज़पेपर एक पढ़ना है, एक पढ़ना चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर, मान लो इंडिया एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, यही दोनों कोई बाकी तो है। और सवाल? देखो मोटिवेशन का कारण ये था ना कि मैंने पहले बताया था, मैंने क्या, मैं जो तुम्हारा गोल है, तुम्हारा एम है ना, उसके पीछे लगे रहना। मेक श्योर कि आपको क्यों बनना है, पब्लिक सर्विस में क्यों आना है, वो आपका एम रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। फेलियर आएगा, हार मान जाओगे, हार नहीं मानना है, लगे रहना है। देखो मैं था, तो मुझे फायदा क्या था ना कि फॉर मी पर्सनली मुझे कोई दिक्कत वैसे था नहीं फाइनेंशियली, ठीक है। तो मैं मेरे पास लोग भी सपोर्ट करेंगे, तो मैं लगा हुआ था, पढ़ाई अपना कर रहा था। अगर बहुत लोग पेपर में फाइनेंशियली दिक्कत आती है तो ठीक है, नॉर्मल बड़े पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन अपने कोर्स को मैं एम को ना साथ में रखना है, तब कभी हाथ नहीं मांगोगे। क्यों आना है सर्विस में, सर्विस आने का करना क्या है, अपने लिए आना है, किसके लिए आना है, सर्विस का हम रहना चाहिए। और ऐसे वही बात, तो अभी ऐसे में मत जाओ। अच्छा ऐसे कुछ नहीं होता है, ये देख लो सिलेबस, यही होता है ऐसे। कोई भी टॉपिक आता है ना, अब मान लो कि वुमेन का टॉपिक है ना, इसको लिखना है ऐसे, आधार वर्ड में ऐसे लिखो, यार वो जो है ना, वो देखो वो ना, मतलब कोई भी पूछेगा ना, मेरे में 100 लिस्ट होगा, उस लिस्ट में से वो मुझे समझ में नहीं आता है। वो लोग लेकिन मैथिली ऐसे पूछ देते हैं, वो लोग मैथिली में बंगी में, वो मुझे कुछ समझ नहीं आता है वो क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो तो समझ रहा हूँ, तो मान लो ऐसा पूछेगा, पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, तो फिर हाँ, तो फिर मान लो कुछ आ रहता है ना, तो आगे लिखा था ऐसे ऐसे जैसे स्टोरी, बट देखो स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे वाला ऐसे चेक कैसे होता है, ऐसे चेक होता है स्टार्टिंग से और एंड से, ठीक है ना। कोई भी आंसर होता है, चेक होता है हाउ डू यू स्टार्ट एंड हाउ डू एंड इट, अंत वाला सब वाला, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो से याद रखना लाइफ में हमेशा। एक एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक करने जाएगा तो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ वो पढ़ेगा और लास्ट पैराग्राफ वो पढ़ेगा, बीच में 40 क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। लॉजिक का सोर्स लॉजिक को चलाएगा, लॉजिक पढ़े हो कोई लाइफ में, लॉजिक पढ़े हो कभी? इसको लिख लेना,
महापात्रा के नोट्स आते हैं। महापात्रा एक सर है, इन्नू इन्नू ठीक है पढ़ सकते हो, मैंने इन्नू पढ़ा नहीं है, बट इन्नू का नोट अच्छा है, यूट्यूब पे है। हाँ इसका भी नोट भी है। हाँ देखो मैं बताता हूँ कि मैंने फॉलो किया है, और भी बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए भी है, तो कुछ भी फॉलो करो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सीखने का भी अच्छा है, मैंने देखा है। हाँ ठीक है, उससे पढ़ो तो जहाँ से पढ़ो समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसलिए आप जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, मैं भी ये चीज़ कंफर्टेबल कर रहा हूँ ये पढ़ा। और कोई सवाल? इंटरव्यू के इंटरव्यू बहुत पहले टीटी निकाल नेक्स्ट निकाल फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू इसका मतलब क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट। तो तुम जब बैठे हो जवाब दे रहे हो तब तुम्हें चेक करता है वो, तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करते हो तुम इस बात के लायक हो या नहीं हो, समझ रहे हो ना। वहाँ पर नॉलेज चेक नहीं होता है, पर्सनैलिटी चेक होता है वहाँ बस। हाँ आप वहाँ पर बैठे होंगे तो आपको देखना है कि आदमी इस काबिल है या नहीं। आप आंसर दो, आप आंसर मत दो, मैटर नहीं करता है। मैंने इंटरव्यू में कम से कम 16 बार सॉरी बोला था, 16 टाइम्स, और मेरे इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स। तो मैटर नहीं करता है कि आप इंटरव्यू में सॉरी बोलो या यस बोलो, जवाब दो। पॉइंट इज कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ। और रमेश सिंह हाँ मुनाल क्यों बहुत हाँ मुनाल भी अच्छा है। हाँ ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, इतना मोटा आता है अपना नोट्स। अगर तो मैंने वहाँ पढ़ा नहीं कभी, वो मेरे को कभी समझ में आता है। रमेश सिंह मुनाल अच्छा है, मुनाल कर दो। हाँ देखो नोट्स शुड बी कंसाइज। अगर आप मान लो एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मेक श्योर कि वो चैप्टर आपका ना 2-3 पेज में खत्म हो जाए। जैसे कि आपने मान लो कोई चैप्टर, मान लो आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा 1915 से लेके मान लो 1921 से लेकर 1935, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा मॉडर्न इंडिया में। तो एक चीज़ मान लो ना, एक चैप्टर है पूरा चैप्टर में, तो मेक श्योर कि आप इसी को ना कवर कर लो 4-5 पेज, 4-5 A4 साइड शीट में। मतलब इतना छोटा होना चाहिए ना कि उसमें सारा इतना सब कुछ होना भी चाहिए, और उसमें वो स्पेस भी कम ले। जैसे कि एक पेज मान लो ऐसा, तो 5 पेज ऐसे हो गए, 10 पेज, तो इतने नोट्स खत्म कर दो अपना हिस्ट्री का, मतलब इस टॉपिक का। तो कल को क्या कि टाइम कम मिलेगा, तो जल्दी हो जाए। नोट्स छोटा रहना चाहिए, नोट्स भी कंसाइज, ये एज कंसाइज एज पॉसिबल, और मेक श्योर कि उसमें सारी चीज़ें हों जो जरूरी है। तो इंटरेस्ट कौन लाना पड़ेगा? देखो ये कह रहे हैं यूपीएससी से गेम, यूपीएससी गेम ऑफ फोर्स, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इंटरेस्ट लाओ, कैसे भी लाओ। अगर आपका टारगेट जो सोचो कि बन क्या रहे हो, बनो कैरेक्टर बनोगे ना, एसडीएम बनोगे, उसके इतना बहाना मारोगे कि मेरे को ये काम नहीं करना है सर, मेरे को वो काम नहीं करना है सर, वहाँ से डीएम आदेश देगा ना, तो भागे भागे सारा काम करना पड़ता है। तो उसलिए इसलिए सारे सब्जेक्ट क्या है, सब पढ़ो। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कम पढ़ो, फिर उसको कुछ ज़्यादा पढ़ो। मैं बोलूँगा अभी स्टार्टिंग फेज में जो समझ में नहीं आ रहा तो और पढ़ो, रीड मल्टीपल टाइम्स, समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट भी धीरे आ जाएगा। इंटरेस्ट क्या है? पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, तो दुनिया कहाँ हो। पढ़ाई में इंटरेस्ट कभी नहीं आता है, इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। तुम्हारा अंदर इंजीनियर भी लो, कोर्स किसने कोर्स तो मतलब अभी मत लो, अभी किस ईयर का हो। हाँ ठीक है, तो 3rd ईयर में होना, तो जब तक कॉलेज खत्म हो रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ो, कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद कोर्स ले लेना। टिल द एंड ऑफ कॉलेज स्टडी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर कोर्स ले लेना। तो बहुत सारा मसला पढ़ने के
सवाल? सवाल हो गया? मैं अपना टेलीग्राम नंबर सबको दे दूंगा, किसी को मैसेज करना होगा टेलीग्राम मैसेज करना, ठीक है ना?